विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव के रिजल्ट के बाद बिहार में किस तरीके की राजनीतिक गतिविधि रही। दूसरी खबर की बात करें तो यूपी में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू औंधे मुंह गिर गई है। हालांकि मणिपुर से राहत वाली खबर है। मुकेश सहनी का क्या होगा? बीजेपी को धूल चटाने और सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। आज बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के आगे नीतीश सरकार झुक गई। विधानसभा में मंत्री ने स्वीकार किया कि तेजस्वी यादव ने जो आंकड़े पेश किए थे वो सही था। लेकिन खबर की शुरुआत हम यूपी चुनाव से करेंगे। आज यूपी चुनाव का रिजल्ट हुआ। रिजल्ट में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी की बड़ी जीत हुई। भले ही 2017 में जितनी सीटें बीजेपी को नहीं आई थी, जितनी सीटें आई थी उतनी सीटें नहीं आई, लेकिन फिर भी बीजेपी बड़ी बहुमत से एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। चुनाव से पहले या चुनाव के दरमियान यह चर्चा थी कि अगर यूपी में बीजेपी बड़ी बहुमत से जीत जाती है तो इसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। आज जब यूपी का रिजल्ट हुआ तो न सिर्फ विधानसभा बल्कि तमाम जो नेता थे जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर, सभी लोगों ने जमकर खुशी का इजहार किया। प्रदेश कार्यालय में रंग गुलाल उड़े, यानी कि आज होली मनाया गया। विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी सदस्यों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए, यानी कि सदन से लेकर के प्रदेश कार्यालय तक, प्रदेश कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय एवं तमाम नेताओं की तरफ से आज जबरदस्त उत्साह था। सभी जगहों पर रंग गुलाल और होली खेले गए। इसके पीछे की जो वजह यही है कि आज बीजेपी ने साबित कर दिया कि वाकई में यूपी चुनाव में जो ताकत लगी थी या फिर योगी और नरेंद्र मोदी का जो काम था, उस काम के आधार पर हमारी वापसी हुई है। जो नरेंद्र मोदी का जो मिशन था, जो हमारी पार्टी का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। अब चर्चा है कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट का बिहार की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ कर दिया है कि यूपी चुनाव के रिजल्ट का बिहार की सरकार पर, नीतीश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार में एनडीए लंबे समय से जेडीयू और बीजेपी के बीच रिश्ता है। लंबे समय से हम लोग साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। वैसी स्थिति में यूपी चुनाव परिणाम का इस सरकार यानी कि बिहार की सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। लेकिन जो खबर है उसके अनुसार यूपी चुनाव तक बीजेपी रुकी हुई थी। नीतीश सरकार या जेडीयू के नेताओं के आगे बीजेपी नेता चुप्पी साध रहे थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने अब साफ कर दिया है कि हमारी नीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है, उस पर मुहर लगा दी है। अब बीजेपी कहीं ना कहीं आक्रामक भूमिका में आएगी, आक्रामक रुख अख्तियार करेगी। और दूसरी यूपी चुनाव से जुड़ी जो दूसरी खबर है वो यह कि क्या मुकेश सहनी अब इस्तीफा करेंगे, क्योंकि अब यह मांग तेजी से चल पड़ी है। जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि आप तो यूपी में हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको हराने का आह्वान कर रहे थे। बीजेपी सरकार नहीं बनने देने के लिए आपने विपक्षियों से अघोषित तौर पर हाथ मिला लिया था। अब जबकि आपकी करारी हार हो गई है तो ऐसे में आप मंत्री पद छोड़ें। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने साफ तौर पर कहा है कि मुकेश सहनी इस्तीफा करें। वे जो मंत्री पद सुशोभित कर रहे हैं उस पद से इस्तीफा करें, क्योंकि यूपी में आपकी करारी हार हुई है। आप चले थे बीजेपी को हराने, लेकिन आपके तमाम जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हो गई है। ऐसे में आपको मंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी आप बीजेपी के सहयोग से विधान पार्षद बने हैं। आप 2020 के चुनाव में हार गए थे, बीजेपी के सहयोग से आप माननीय बने हैं। तो वैसी स्थिति में जब आप बीजेपी से बगावत करके यूपी में चुनाव लड़ने चले थे और हराने का आह्वान कर रहे थे, साथ ही यह भी कर रहे थे कि बीजेपी सरकार, केंद्र की जो सरकार है या फिर यूपी सरकार है, वो हमारे समाज को धोखा देने
छलने का काम किया है, तो ऐसी स्थिति में अब आपको पद पर रहने का एक क्षण भी अधिकार नहीं है। हम आपको बताएं कि यूपी में वैसे तो एक कहा जा रहा था कि एक वीआईपी की तरफ से 165 सीटों पर उम्मीदवार दी जाएगी, लेकिन अंत में 104 सीट पर मुकेश सहनी ने उम्मीदवार दिए, लेकिन उनमें से 50 कैंडिडेट का नामांकन ही रद्द हो गया। बाकी बचे 54 में से भी करीब करीब, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर सभी सीटों के बारे में जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि मुकेश सहनी के अधिकांश कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है। किसी को 200, किसी को 300, किसी को 500, इस तरीके से मत आए हैं। अब समझ सकते हैं कि चले थे मुकेश सहनी, तो चले थे यूपी में योगी को हराने, बीजेपी सरकार को गिराने, या फिर यूं कहें कि वहां पर अपनी पकड़ मजबूत करने। लेकिन जो स्थिति दिखी, या जो रिजल्ट आया, उसमें जो वोट आए, वो यह बताता है कि यूपी में इनकी करारी हार हुई है और इनकी पूरी जमानत जो है, सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। हालांकि जेडीयू की भी कोई खास उपलब्धि नहीं रही, जेडीयू के भी सभी कैंडिडेट हार गए। जो एक बाहुबली नेता थे धनंजय सिंह, उन पर आस टिकी हुई थी कि शायद जेडीयू का वो एक खाता खोल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनकी भी करारी हार हो गई। अगर यूपी चुनाव की बात करें तो यूपी में जेडीयू को महज 1% से भी कम वहां पर मत जेडीयू को मिले हैं। 0.13% जेडीयू को वोट मिला है, जबकि नोटा की अगर हम बात करें तो नोटा में 0.6 से अधिक नोटा में वोट पड़े हैं। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जितने मत मिले, जेडीयू कैंडिडेट को जितने मत मिले हैं, वो नोटा से भी कम है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि जेडीयू और वीआईपी की जो मुकेश सहनी की पार्टी है, दोनों दल की क्या स्थिति रही। वीआईपी की तरफ से वहां पर वैसे तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे थे मुकेश सहनी, लेकिन धनंजय सिंह जो जेडीयू के कैंडिडेट थे मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से, वहां से मुकेश सहनी ने जेडीयू कैंडिडेट को समर्थन दिया था, उनके लिए प्रचार किया था, लेकिन धनंजय सिंह भी अपनी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सके। यानी कि जेडीयू कैंडिडेट के जो तमाम कैंडिडेट थे, उनकी तो हार हुई ही, मुकेश सहनी के जो कैंडिडेट थे जो 54 सीटों पर, उनकी भी जमानत जब्त हो गई है। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश में रही। दूसरी खबर की हम बात करेंगे कि मणिपुर से जेडीयू के लिए राहत वाली खबर है। यूपी में भले ही नीतीश कुमार की पार्टी की भद्दपीटी हो, लेकिन मणिपुर में कहीं ना कहीं उनकी स्थिति अच्छी रही। 6 जो अभी तक की जो जानकारी है, उसमें से 5 कैंडिडेट तो चुनाव जीत गए हैं, यानी कि 5 विधायक चुनकर के आ गए। वहीं 6ठा जो कैंडिडेट हैं वो भी जीत की ओर अग्रसर हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है जीत की, लेकिन पूरी संभावना है कि वे भी जीत जाएंगे। तो इस तरीके से जेडीयू की मणिपुर में काफ़ी अच्छी स्थिति है। जेडीयू ने मणिपुर में काफ़ी मेहनत भी किया था। प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कई दफ़े वहां का दौरा किया, वहां के पार्टी इकाई का पुनर्गठन किया, वहां संगठन को मजबूत किया, और इसका रिजल्ट भी जो है वो आज दिख रहा है। कुछ समय पहले तक वहां 7 कैंडिडेट आगे थे जेडीयू के, लेकिन एक कम हो गया, अब 6 कैंडिडेट आगे हैं। यूं कहें कि 6 कैंडिडेट जीत चुके हैं, आधिकारिक घोषणा सिर्फ होना बाकी है। तो उत्तर प्रदेश में तो झटका लगा है। झटका यूं कहें कि एक खाता भी नहीं खुला जेडीयू का, लेकिन मणिपुर में कहीं ना कहीं जेडीयू ने संगठन का विस्तार किया और उसका फायदा भी मिला, और वहां से बड़ी जीत दर्ज हुई है। अब कहा जा रहा है कि पहले 2020 तक अरुणाचल प्रदेश में, 2019 में जब चुनाव हुए थे तो अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायक चुनकर के आए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद जेडीयू के 7 में से 6 विधायक टूट गए, या यूं कहें कि बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया। तब जेडीयू नेतृत्व की तरफ से इस पर तल्ख टिप्पणी की गई थी और कहा गया था कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और अरुणाचल प्रदेश में हमारे 7 में से 6 विधायकों को तोड़ लिया है। अब मणिपुर में भी जेडीयू के 6 विधायक चुनाव जीत करके आए हैं। अब देखना होगा कि ये 6 विधायक जो चुनाव जीत करके आए हैं, क्या वे बीजेपी को समर्थन करते हैं, क्योंकि वहां भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो ये स्थिति, हालांकि जेडीयू के नेता अब यह कह रहे हैं कि अंतिम निर्णय हमारे नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह और सबसे जो बड़े नेता हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,
वो ही इस पर निर्णय लेंगे। तो मणिपुर से जेडीयू के लिए राहत वाली खबर है, जबकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नीतीश कुमार की भद्द पिटी है। और अंतिम जो खबर की हम चर्चा करेंगे कि आज बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के आगे सरकार झुक गई। मंत्री ने माना कि हाँ, तेजस्वी यादव ने जो आंकड़े पेश किए थे, जो डेटा दिया था, वो डेटा सही था। हालांकि इस दौरान काफ़ी हंगामा हुआ। यह मामला कल से बुधवार को रोजगार के मुद्दे पर, मनरेगा के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल खड़े किए थे और कहा था कि सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो जवाब दिया गया है, वो बिल्कुल फर्जी है। फर्जी आंकड़ों के सहारे सरकार जो है वो सदन को गुमराह कर रही है। ऐसे में वैसे अधिकारी जिन्होंने इस तरीके का जवाब दिया है, उन पर कार्रवाई हो। सदन में प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव से कहा कि अगर आप यह बात कहते हैं कि यह जो उत्तर है वो उत्तर गलत है, तो निश्चित तौर पर हम इसकी जांच कराएंगे और चलते सदन में हम इस पर कार्रवाई, हम सदन में जवाब देंगे और दोषी अधिकारियों पर हम कार्रवाई करेंगे। कल यानी कि बुधवार को यह सवाल उठा। आज बृहस्पतिवार के दिन एक बार फिर से श्रवण कुमार ने कहा कि कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने हमारे उत्तर को कटघरे में खड़ा किया था, उत्तर पर सवाल खड़े किए थे, यह घोर आपत्तिजनक है। हमने पूरी जानकारी ले ली है और वो जानकारी बिल्कुल सही है। कल हमने जो जवाब दिया था वो जवाब बिल्कुल सही था। तेजस्वी यादव ने गलत वेबसाइट से आंकड़ा उठा करके सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं, मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार सरकार रोजगार के मुद्दे पर या फिर मनरेगा में मजदूरों को रोजगार नहीं दे रही है। यह बिल्कुल भ्रामक है और सरकार की छवि धूमिल करने वाली है। ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मंत्री श्रवण कुमार के बीच काफ़ी तू-तू मैं हुई। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि मंत्री ने प्रतिष्ठा धूमिल की है और हमने जो जानकारी दी है, हमने सदन में बाकायदा वेबसाइट के नाम के साथ हमने उल्लेख किया कि इस जो सरकारी वेबसाइट है, जो केंद्र सरकार की वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर केंद्र और बिहार के आंकड़े दिए जाते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा कि यह फर्जी है। तो ऐसी स्थिति में जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं करते हैं तब तक हम सदन में नहीं आएंगे। और तमाम सदस्य जो राजद के सदस्य थे वे सदन से उठकर चले गए। मामला गंभीर होते देख संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष जो है, जो स्पीकर हैं विजय सिन्हा, वे इस मामले में संज्ञान लें और बातचीत करें। सदन की कार्रवाई भोजनावकाश के बाद जैसे ही शुरू हुई, एक बार फिर से बवाल हुआ। तब स्पीकर विजय सिन्हा ने दोनों सदन को स्थगित करते हुए दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को बुलाया और बातचीत की। इसके बाद सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो स्पीकर ने सदन में जानकारी दी कि बैठक काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और मामले को समाप्त किया जाता है। उन्होंने इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में कहा कि हमारी बात से किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, हमने पूरी जानकारी सदन को दी थी। लेकिन इतना उन्होंने ज़रूर कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही थी, जो आंकड़े पेश किए थे, वो सही था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमने भी जो आंकड़े पेश किए वो सही था। इस तरीके से तेजस्वी यादव के आगे आज नीतीश सरकार झुक गई। सदन में उन्होंने बताया या स्वीकार किया कि तेजस्वी यादव की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए, जो डेटा दिया गया, वो बिल्कुल सही था। वो डेटा था कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। तो यूँ कहें कि रोजगार के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पर एक बार फिर से नीतीश सरकार की आज भद्द पिटी। मंत्री ने स्वीकार किया कि हाँ, तेजस्वी यादव ने सही बात कही थी। तो ये बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत।